विलेज ऑफ डूम एक इरोटिक जापानीज वार ड्रामा है। ये कहानी इनुमारू सुगियो नाम के एक टीनेज लड़के की है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंपीरियल आर्मी की मदद करना चाहता है और एक सिपाही बनकर देश के काम आना चाहता है। पर वो एक सिपाही बनने के बजाय धीरे धीरे एक शैतान में बदल जाता है जिसका खामियाजा पूरे गांव को भरना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनुमारू सुगियो एक 21 साल का टीनेजर है। वो पढ़ाई में होशियार है, उसका भविष्य उज्जवल है। सुगियो एक छोटे से गांव में रहता है जहां मुश्किल से 15-20 परिवार रहते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। जापान के दूसरे इलाकों की तरह इस गांव से भी कई लड़के और आदमी अपना काम छोड़कर फौज में शामिल हो चुके हैं। सुगियो भी जल्दी ही फौज में शामिल होना चाहता है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि वो फौज की मेडिकल परीक्षा आसानी से पास कर जाएगा। पर उसकी दादी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि सुगियो फौज में जाए, इसलिए वो उसे एक टीचर बनने के लिए हमेशा इनकरेज करती है। सुगियो पढ़ाई लिखाई में होशियार है और एक अच्छा टीचर बन सकता है। उसे फौज में शामिल होकर अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। सुगियो के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी दादी का एकमात्र सहारा उसका पोता सुगियो ही है। सुगियो का पूरा दिन घर में पढ़ाई करते हुए बीतता है, पर आजकल उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। सुगियो को लगता है कि ये महज एक जुकाम है। डॉक्टर को दिखलाने पर डॉक्टर भी उसे केवल रेस्ट करने और अच्छा खाना खाने की सलाह देता है। लगता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। डॉक्टर के यहाँ से लौटने पर उसकी मुलाकात जेत्सुओ नाम के कॉलेज फ्रेंड से होती है जो पास के ही एक गांव में रहता है। जेत्सुओ को पैसे की जरूरत है। वो सुगियो से कुछ पैसे उधार मांगता है और इसके बदले उसे कुछ एडल्ट तस्वीरें देता है। हालांकि सुगियो ये तस्वीरें लेना नहीं चाहता है, पर पैसे उधार लेने के बदले तेत्सुओ उसे जबरदस्ती तस्वीरें थमा देता है। मजबूरन सुगियो को इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुगियो पहाड़ों में अकेले इन तस्वीरों का आनंद ले सकता है, पर यहाँ उसकी कजन जिसका नाम यासुओ है सब्जियां उगाने का काम करती है। वो सुगियो को पहाड़ों पर अकेला बैठे देख लेती है। जैसे ही सुगियो अपनी कजन यासुओ को देखता है, तस्वीर छुपाकर वहां से भागने लगता है, पर यासुओ उसे दौड़ाकर पकड़ लेती है। इसके बावजूद वो उसे ये नहीं बतलाता है कि वो असल में पहाड़ों पर क्या कर रहा था। सुगियो और यासुओ में अच्छी दोस्ती है। बचपन से ही उनमें काफी नजदीकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे कजन हैं। उनके बीच पारिवारिक रिश्ता है। एक रात सुगियो को नींद नहीं आ रही होती है। खांसी की वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसलिए देर रात गांव में टहलने निकल जाता है ताकि अच्छा फील कर सके। गांव में यहाँ वहां घूमते वक्त उसे एक घर से सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। ये घर एक मजदूर का है जो अब एक सिपाही बन चुका है और इंपीरियल आर्मी में शामिल होकर मंचूरिया में युद्ध लड़ रहा है। जब वो खिड़की से झांक कर देखता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो सुगियो वहां गांव के नेता यासुओ को देखता है जो सिपाही की पत्नी के साथ रोमांस कर रहा है। सुगियो को उन दोनों को इस हालत में देखकर अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। उसे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहता है, और बुरा इसलिए क्योंकि उस महिला का पति अपनी जान खतरे में डालकर सम्राट की सेवा कर रहा है और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे अडल्ट्री कर रही है। आजकल गांव में ऐसे लोग जो युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं गांव में पहरा देने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि तदाकी नाम का आवारा लड़का और उसके दोस्त सिपाहियों की पत्नियों और बेटियों को मौका पाकर करप्ट कर देते हैं। जब गांव के आदमी सुगियो को गांव में अकेला भटकते हुए देखते हैं और उससे सवाल करते हैं
कि रात में अकेले घूमने का कारण क्या है, तो सुगियो उन्हें बतलाता है कि वो बस यूं ही घूम रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहल रहा था। सुगुओ के पूछने पर कि वे सभी लाठी डंडा लेकर रात में क्या कर रहे हैं, तब वे बतलाते हैं कि गांव के नेता यूजो के कहने पर वे तदाकी और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस गांव की शांति भंग करने के लिए उन्हें सबक सिखाया जा सके। बेवकूफ गांव वालों को पता नहीं है कि इधर उन्हें काम में लगाकर उसका नेता यूजो सिपाही की पत्नी के साथ क्या कर रहा है। अगले दिन सुगियो शहर के एक डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसकी खांसी बढ़ती ही जा रही है और रात में उसे ठीक से नींद नहीं आती है। शहर के ट्रेन स्टेशन में उसकी मुलाकात फिर से अपने कॉलेज फ्रेंड तेत्सुओ से होती है, जो केवल लड़कियों की और अश्लील बातें करता रहता है। उस रात भी सुगियो को नींद नहीं आ रही है। ऊपर से उसके दिमाग में उसके दोस्त तेत्सुओ की अश्लील बातें घूम रही है। सुगियो बड़ा बेचैन है और सिपाही की पत्नी को याद कर रहा है। वो सोच रहा है कि क्या वो भी उसके पास जा सकता है, क्या वो उसे अपने नजदीक आने देगी। पर इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि उसे भी उसके पास जाना होगा। वो देर रात उठता है और सबसे नजरें छुपाते हुए बचते बचाते उस औरत के पास जा पहुंचता है। सुगियो शुरू में तो घबराता है, पर जल्दी ही सारी शराफत छोड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये पहली बार था जब वो किसी औरत के साथ सोया हो। इस घटना के कुछ दिनों बाद मियोको नाम की एक महिला सुगियो की दादी से पैसे उधार मांगने आती है। अक्सर वो उसकी दादी से पैसे उधार मांगने आया करती थी। तब उसकी नजर जवान होते सुगियो पर रहती थी। आज जब मियोको उसके घर पैसे मांगने आती है, यहाँ सुगियो की दादी उसे नहीं मिलती है। तब जाते जाते मियोको सुगियो को कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके घर आ सकता है। उसका पति नाकाजी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उस रात उसके पास मियोको के पास जाने का अच्छा बहाना है। वो अपनी दादी के पैसे लेकर उसे उधार देने के बहाने उसके घर चला जाता है। वो पूरी रात मियोको के साथ गुजारता है। मियोको को भी जवान लड़के पसंद हैं, इसलिए वो बार बार अपने घर में उसका वेलकम करती है। सुगियो का चक्कर अपनी कजन यासुओ के साथ भी है। पूरे गांव में इसकी चर्चा है। एक दिन जब वे पहाड़ पर मिलते हैं, तब यासुओ उसे बतलाती है कि गांव का नेता यूजो और गांव के दूसरे मर्द तदाकी और उसके आवारा दोस्तों को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। उसने यूजो को उसके पिता के साथ इस बारे में बात करते हुए सुना है। तदाकी और उसके दोस्त रोज रात को गांव में घुस आया करते हैं और चुपके से गांव की अकेली महिलाओं को बहलाकर उनका फायदा उठाते हैं। हालांकि तदाकी और उसके दोस्त आवारा और मस्तीखोर तो हैं, गांव में आकर मुर्गियां और अंडे चोरी भी करते हैं, पर वे गांव की किसी महिला का फायदा भी उठाते हैं, ऐसा साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। उन्हें ऐसा करते किसी ने कभी नहीं देखा है, पर हाँ, तदाकी और उसके दोस्त जरूर ऐसा करने की डींग हाँकते हैं और महिलाओं के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन उन्होंने असल में ऐसा कुछ किया है, ये बात कोई नहीं जानता है। गांव की महिलाओं का फायदा तो गांव का नेता यूजो उठा रहा है, पर इस बारे में सुगियो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि आजकल वो भी यूजो की ही तरह अकेली महिलाओं से मिलने जाया करता है। जल्दी ही सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सुगियो भी इसमें शामिल होने शहर जाता है, पर मेडिकल ऑफिसर उसे अनफिट घोषित कर देता है। उसके फेफड़ों की जांच से पता चलता है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है। 30 के दशक में टीबी एक खतरनाक बीमारी समझी जाती थी, क्योंकि तब इसका कोई इलाज नहीं था। अक्सर टीबी मरीजों की जान चली जाया करती थी, पर सुगियो जवान है और अच्छे खाने और आराम से वो बीमारी से बाहर आ सकता है। सुगियो को मेडिकल ऑफिसर से टीबी की जानकारी मिलने पर उतना दुख नहीं हुआ जितना उसे ये सुनकर हुआ कि वो अब एक सिपाही नहीं बन सकता है। वो बड़ा उदास है और थका हारा घर लौट जाता है। गांव में जब लोगों को
सूगियो की बीमारी का पता चलता है तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। उसके पड़ोसी जो कभी उससे हंसकर पेश आया करते थे, अपने बच्चों को उसके साथ घूमने जाने दिया करते थे, अब उसे देखते ही अपने बच्चों समेत घर में घुस जाते हैं। इधर उसकी कजन भी उसे एक बुरी खबर देती है कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। अब तो सूगियो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी की वजह से सब उससे दूर जा रहे हैं। उसकी कजन भी, जो कहती थी कि वो उससे प्यार करती है, अब किसी और से शादी करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद सूगियो की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी खांसी से खून भी आने लगा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डॉक्टर की सलाह नहीं सुन रहा है। सूगियो आराम करने के बजाय यहाँ वहां घूमता रहता है। उसे लगता है कि उसकी मौत तय है, क्योंकि उसके पिता और उसकी माँ की भी मौत टीबी से ही हुई थी। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए लोग सूगियो को देखकर उससे दूरी बना लेते हैं। उसकी कजन ने भी उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो एक सिपाही भी नहीं बन सका। उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से खत्म हो गई। एक दिन जब वो बुरी तरह खांस रहा होता है, काजुको नाम की एक लड़की उसे अपना कपड़ा देकर मदद करती है। आज वो खुश है क्योंकि कोई तो उससे नरमी से पेश आया। आज वो मियोको के पास फिर से जाता है। मियोको और सिपाही की पत्नी ऐसी औरतें हैं जो उसे अपने करीब आने देती हैं। जब वो मियोको के घर से वापस लौट रहा होता है, वो काजुको को उसके दोस्त तेत्सुओ के साथ रोमांस करते देखता है। तब तेत्सुओ और सूगियो के बीच बहस होती है और काजुको वहां से भाग जाती है। सूगियो उस पर आरोप लगाता है कि वो उस लड़की को उससे छीनना चाहता है जो उसका ख्याल रखती है। वो उससे प्यार करती है और ये जानते हुए भी कि वो बीमार है, उसने उसकी मदद की। तब तेत्सुओ उसे बतलाता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती है। उसने उसे कपड़ा देकर इसलिए मदद की थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे टीबी है। तब उस रात सूगियो चुपके से काजुको के घर पहुंचता है ताकि असल बात जान सके कि क्या वो उससे प्यार करती है या नहीं। पर अंधेरे में काजुको समझकर उसकी माँ पर चढ़ जाता है और काजुको से प्यार का जिक्र करता है। तब उसकी माँ उसे डांटती हुए वहां से भगा देती है और उससे पहले कोई काम ढूंढने के लिए कहती है। जब वो अपने घर वापस लौट रहा होता है तो देखता है कि गांव का नेता यूजो और गांव के लोग मिलकर तदाकी नाम के उस आवारा लड़के को पूरी तरह पीट रहे हैं। उन्होंने आखिरकार तदाकी को पकड़ लिया। शायद वो फिर से मुर्गी और अंडे चोरी करने आया होगा। गांव के लोग उसे मारकर पेड़ पर लटका देते हैं। सूगियो ने सब कुछ देखा है कि कैसे सब बेवकूफों ने यूजो के कहने पर तदाकी को बुरी तरह पीटा और पेड़ पर लटका दिया। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करने आती है, सूजियो यूजो और उसके दोस्तों की गवाही पुलिस के सामने नहीं देता है, क्योंकि उसे डर है कि वे पुलिस को उनके खिलाफ गवाही देने के बदले मार सकते हैं। इसलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बतलाता है। पर पुलिस के सामने उसकी अजीब हरकत से यूजो और गांव के लोगों को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि सूगियो को सब कुछ पता है कि कल रात उन्होंने क्या किया था। सूगियो को बाकी गांव वालों से अपनी जान का डर है, इसलिए सुरक्षा के लिए वो शहर जाकर एक राइफल खरीद लाता है। एक दिन एक महिला जो मैच मेकिंग का भी काम करती है, सूगियो की दादी को बतलाती है कि उसी ने यासुओ के लिए भी लड़का ढूंढा था, पर अब उसका तलाक होने वाला है क्योंकि उसके पति को यासुओ और सूगियो के चक्कर के बारे में पता चल गया है। इसी महिला ने काजुओ के लिए भी लड़का ढूंढा था। जब अपनी दादी से सूगियो अपने बारे में ऐसे गॉसिप सुनता है तो तिलमिलाता हुआ उस मैच मेकर महिला के घर पहुंच जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। इसके बाद वो सीधे मियोको के घर भी जाता है। हालांकि उसने उसे वहां आने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां चला जाता है। यहाँ घर में सूगियो और उसके पति नाकाजी के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि नाकाजी को शक था कि उसके पीछे कोई उसकी पत्नी से मिलने आया करता है। पर वो भी ये देखकर हैरान है कि ये सूगियो है। सूगियो नाकाजी को अपनी राइफल दिखाकर डराने की कोशिश करता है।
पर नकाजी उसे तब तक पीटता है जब तक कि मियोको उसकी दादी को लेकर वहां नहीं आ जाती है। उसकी दादी के गिड़गिड़ाने पर नकाजी उसे जिंदा छोड़ देता है। सूगियो की बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पर वो आराम नहीं करता है। वो ठीक इसके उलट पूरे गांव से पंगा लेता फिर रहा है। जल्दी ही उसकी दादी की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसे बुखार है। सूगियो को लगता है कि दादी को भी टीबी हो गया है, क्योंकि वो दिन भर घर में उसी के साथ रहती है। सूगियो अपनी दादी को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए एक दिन चूहे मारने की दवा को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कहकर उसे खिलाने की कोशिश करता है। वो अपनी दादी को उसके सारे दुखों से मुक्त कर देना चाहता है, पर दादी उसके द्वारा दिए गए दवा को नहीं खाती है और भागकर पड़ोसी के यहाँ चली जाती है, क्योंकि उसे शक हो चुका है कि सूगियो दवाई के नाम पर उसे चूहे मारने की दवा खिलाना चाहता है। अब तो गांव के लोग ये भी बातें करने लगे हैं कि सूगियो का दिमाग खराब हो चुका है। उसने अपनी दादी को मारने की कोशिश की और राइफल लेकर लोगों को डराता धमकाता रहता है। गांव के लिए अच्छा है कि सूगियो को पुलिस पकड़ ले या उसके सारे राइफल जब्त कर ले, इसलिए वे पुलिस को इसकी खबर दे देते हैं। पर पुलिस के पूछने पर उसकी दादी इस बात से मुकर जाती है कि सूगियो ने उसे जहर देने की कोशिश की थी। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके पास एक नहीं बल्कि 3 राइफल और ढेरों राउंड कारतूस मिलती है। उसके पास कुछ कटाना ब्लेड भी है। हालांकि उसके पास बंदूक और जंगल में शिकार करने का लाइसेंस भी है, फिर भी पुलिस उसके हथियार जब्त कर लेती है। एक रात वो अपने कजन यासुओ के पास जाता है, जिसका अब तलाक हो चुका है। यहाँ वो उसे शादी की बात करता है। तब यासुओ ये बात जानते हुए भी कि सूगियो को टीबी है, उसे चूमती है। लेकिन सूगियो ये बात जानता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और टीबी की वजह से जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। वो चाहकर भी अपनी कजन के साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अपनी निशानी के रूप में प्रेग्नेंट कर देता है। लेकिन वो ऐसे ही चुपचाप मरना भी नहीं चाहता है। वो पूरे गांव से बदला लिए बिना जाएगा नहीं। सबके सब मतलबी हैं और उसकी बर्बादी में सबका बराबर का हाथ है। मियोको और नाकाजी गांव छोड़कर चले गए हैं। इसका जिम्मेदार भी गांव के लोग उसे ही समझते हैं। सबका कहना है कि उसने गांव की शांति भंग कर दी है। सब उसके टीवी से मरने का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन सूगियो फिर से शहर जाता है। इस बार वो एक शॉटगन और ढेर सारी कारतूस खरीदता है। उसने नई कटाना तलवार भी खरीद ली है। उसके पास अब फौजियों के सारे सामान हैं। वो सारे गांव वालों से जो उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं बदला लेने के लिए एक तारीख तय करता है और अपनी कजन को चिट्ठी लिखता है कि वो 20 अक्टूबर 1938 को एक वार में जा रहा है। इस दिन वो गांव से दूर रहे ताकि वो पूरी तरह से एक शैतान में बदल सके। यासुओ को ये चिट्ठी टाइम से मिल जाती है, पर वो इसे उसका कोई मजाक समझती है, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। 20 अक्टूबर की शाम सूगियो गांव की बिजली काट देता है और रात होने का इंतजार करता है। वो सिपाहियों की तरह कपड़े पहनता है, सारे हथियार बांधता है और गांव वालों से युद्ध के लिए निकल जाता है। घर से निकलने से पहले वो एक कुल्हाड़ी से अपनी दादी का सिर 2 टुकड़े कर देता है, ताकि आज जो वो करने जा रहा है इसके बाद उसकी दादी को जिंदा रहकर अपमान ना सहना पड़े। वो हर उस आदमी और औरत के घर जाता है जिससे उसे खुन्नस है, जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था। शुरुआत वो पड़ोसी से करता है, जहां रहने वाली औरत उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेती थी और अपने बच्चों को उससे दूर कर दिया करती थी, जैसे वो उन सबको अपनी बीमारी पार कराना चाहता है। सूगियो उस महिला समेत उसके सारे बच्चों को गोली मार देता है। वो उस मैच मेकर को भी नहीं छोड़ता है जिसने यूसियो और काजुको के लिए लड़का ढूंढा था। वो उसे और उसके बेटे को भी मार देता है। इसके बाद वो काजुको के घर जाता है, जहां वो उसके पति और उसकी माँ को गोलियों से भून देता है। क्योंकि काजुको की माँ ने उसका अपमान किया था, वो काजुको को भी मार देता है,
क्योंकि उसने उसके प्यार की कदर नहीं की थी और उसके दोस्त तेत्सुओ से रिलेशन रखा था। वो उस सिपाही की पत्नी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है जो अपने पति के पीठ पीछे दूसरे आदमियों के साथ रिलेशन रखा करती थी। हालांकि उसे मारने के क्रम में सुगियो उसके पति को भी मार देता है। वो गांव के नेता यूजो के घर पर भी गोलीबारी करता है, पर यूजो बच जाता है क्योंकि उसके घर में मजबूत दरवाजा लगा था। सुगियो उसे तोड़कर अंदर नहीं जा पाया। भले ही यूजो बच गया हो, पर सुगियो ने ज्यादातर लोगों से अपना बदला पूरा कर लिया है। वो संतुष्ट है और वापस लौट रहा है। रास्ते में उससे उसकी कजन यासुओ मिलती है जो गोलीबारी की आवाज सुनकर उसे रोकने आई थी, पर वो नाकामयाब रही। सुगियो ने उन सब से बदला ले लिया जिन्होंने उसे धुतकारा था, उसका अपमान किया था और उसकी मौत की कामना की थी। सुगियो ने गांव के सभी लोगों को नहीं मारा। उसने उन लोगों को छोड़ दिया जो सुगियो के मुताबिक अच्छे लोग थे। हत्याकांड के बाद अगली सुबह वो पहाड़ पर अपनी शॉट गन से खुद को मारकर अपनी जान ले लेता है और अपने पीछे गांव में ढेरों लाशें छोड़ जाता है जो उसके सनक के शिकार हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1938 में इसे सुयामा गांव हत्याकांड का नाम दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।